लंबा सत्र किया था। पूरे अपने जिले से आई थिंक साइकोलॉजिस्ट भी आए थे, एक साइकोलॉजिस्ट मैम थी हमारे साथ, हम थे, इस तरह करके काफी सारे शिक्षक भी थे, एनजीओ के लोग थे। तो उस शिक्षा नीति में हम लोगों का भी थोड़ा योगदान है। तो उस शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा, अगर आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं, एक त्रिभाषा सूत्र है नई शिक्षा नीति में। तो उस त्रिभाषा सूत्र पर भी चर्चा करने की कोशिश होगी कि उस त्रिभाषा सूत्र का संविधान से क्या कोनोटेशन है, और उससे हम कब से, कोठारी आयोग इत्यादि, छोटा रखेंगे, पिन पॉइंट रखेंगे, लेकिन रखेंगे, कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को वो समझ में आए। तो राजभाषा नीति और संवैधानिक स्थिति, इसमें पहला बिंदु जो था, जो मैं आप लोगों के साथ लालच इसलिए क्योंकि ये अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतने सारे पढ़े लिखे लोग, हो सकता है थोड़ा गहन ध्यान में चले जाएं, लेकिन हैं पढ़े लिखे लोग आप लोग, तो थोड़ा तो एब्जॉर्ब होगा, सारा बाउंसर नहीं जाएगा, कुछ कुछ रुकेगा, क्यों सर, है ना? आप लोग अच्छे कैचर भी लगते हैं। तो पहली चीज कि राजभाषा नीति के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो हम लोग मुख्य रूप से हिंदी की बात करते हैं। एक और छोटा सा डाइवर्जन ले रहा हूं, आपको क्यों ये चर्चा बताई जा रही है? इस पूरी चर्चा में शिक्षा में नाट्य कला पे चर्चा है, आपका वर्कशॉप शिक्षा में नाट्य कला है, और मुझे लगता है सीसीआरटी और सीमैट दोनों ने ये विचार किया होगा कि ये सारी बातचीत जिस भाषा में हो रही है उस भाषा की वास्तविक स्थिति क्या है और संवैधानिक क्या स्थिति है। क्यों? क्योंकि आपको खुद को तो मालूम हो कि हम जिस भाषा में बात करने की बात करते हैं उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, हमारी खुद की संस्थाएं क्या कहती हैं। ऐसा मेरा मत है कि इस विचार के तहत आप लोगों से कहा गया होगा ताकि आप इस भाषा के निहितार्थ और भाषा के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज एंड जियोज, इन सबको समझ सकें। ऐसा छोटा सा सत्र होने के कारण मैं सबसे आपको सीमित कर रहा हूं। अगर हम, प्लीज पानी उठा दीजिए, अगर हम अपने आप को किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे आप ही लोग अलग अलग विषयों के शिक्षक होंगे, जैसे मान लीजिए मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मान लीजिए कि मैं बायोलॉजी पढ़ाना शुरू करूं और बच्चे को यह ना बताऊं कि होमो सेपियंस में होमो और सेपियंस कहां कहां से आ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी संवैधानिक अनुच्छेद, मैं एक साधारण जानकारी बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोग संविधान के छात्र नहीं रहे, इसलिए बता दूं कि संविधान में सेक्शंस नहीं होते हैं, संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, यानी अनुच्छेद होते हैं। तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं, उनको समझने के पहले हमेशा हमें उस आर्टिकल के पीछे हुई संविधान सभा में बहस जो हुई उसको जरूर समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं यहां संविधान नहीं पढ़ा जा रहा है, तिवारी जी आप हमको संविधान सभा की बहस में ले जा रहे हैं। शॉर्ट में समझाएंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। 3 दिन वो लोग बेचारे बहस किए थे। मतलब हमको नहीं लगता कि विश्व इतिहास में इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग एक साथ एकत्रित हुए हों किसी एक विषय पे चर्चा करने के लिए। एक आप लोगों को एक चीज और बता दूं, संविधान का छात्र होने के नाते और संविधान सभा की बहस को पर्याप्त गहराई, पूरी तो नहीं, पर्याप्त गहराई से पढ़ने के नाते मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो वहां पर रैंडम है। बस एग्जांपल बता दूं कि राष्ट्रीयता वाला जो क्लॉज है उसके एक शब्द नागरिक, क्या शब्द वहां जोड़ा जाएगा? नागरिक जोड़ा जाएगा या रहने वाला जोड़ा जाएगा? इस शब्द पे बहस के लिए 7 संविधानविदों की कमेटी बनने कम से कम 15 दिन चर्चा की थी, घंटों। शब्द क्या होगा इसका कारण बता दूं आपको मैं कि 2 शब्द हैं, सिटीजन एंड रेसिडेंट। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं सर क्योंकि वहां पर डिस्कशन में लिखा वो इंग्लिश में है, और इस दुर्भाग्य आपका और मेरा कि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश होगा वो इंग्लिश में होगा, और इस देश का कोई भी कानून लॉ, कोई भी कानून या लॉ जब डिफेंड या डिबेट के लिए कोर्ट में आएगा तो उसका इंग्लिश वर्जन ही स्वीकार्य होगा। यह दुर्भाग्य है, लेकिन ठीक।
तो शब्द है सिटीजन और रेसिडेंट। सिटीजन का मतलब हुआ वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, उसके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र है, वो सर्टिफाई कर सकता है कि मैं इसी देश का नागरिक हूं, मैं बांग्लादेश से आके यहां नहीं सो रहा हूं, मैं इस देश के अपने जीएसटी के पैसे, लगाए हुए पैसे को लगाकर यहां अगर बैठा हूं तो मैं यहां सो नहीं रहा हूं। सर आप चाहें तो थोड़ी देर बाहर टहल के पानी पी के आ सकते हैं सर, हम लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। नहीं सर, जस्ट 5 मिनट एक वॉक, पानी सर आप ही से एक वॉक, थोड़ा सा पानी, लंच के बाद हो जाता है कई बार, नहीं आपकी मर्जी, पर प्लीज दूसरी बार नहीं कीजिएगा। मैं यहां खड़े खड़े सो जाऊंगा, बहुत अजीब लगेगा। नहीं, कैमरा पे तो बहुत ही अजीब लगेगा कि अगर बताइए तिवारी जी आए और सो गए। चलिए, तो सिटीजन और रेसिडेंट। सिटीजन वो जिसके पास नागरिकता का प्रमाण पत्र है, वो है सिटीजन। और रेसिडेंट यानी बाहर का ऐसा व्यक्ति जो हमारे यहां तात्कालिक रूप से, चाहे वो अवैध रूप से आया चाहे वो वैध रूप से आया। इस शब्द का अंतर मैं आपको इस आधार पर बता दूं, एक रेफरेंस के साथ बता दूं कि भारत के मूल अधिकारों की जब बात होती है, हम जब बात करते हैं ना भारत के संविधान ने क्या क्या मूल अधिकार दिए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा कहता है कि मूल अधिकार सिर्फ सिटीजन्स के नहीं होंगे, मूल अधिकार रेसिडेंट्स के भी होंगे। आर्टिकल 21 द राइट टू लाइफ, जिसके सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हुए, खैर वो चर्चा फिर कभी। समस्या यह है कि इतना कुछ है इसमें बताने के लिए है, तो थोड़ा थोड़ा भटकता हूं, क्षमा कीजिएगा। तो सर बाकी लोग भी तैयार लाइन में है। चलिए, हमको क्या भैया, ए बाबा चाय पियावत जाए 2-4 घंटा चले, कोई दिक्कत नहीं बा, बस ज्ञान के ना जोश के। चलो वापस आए। विधिक अज्ञानता बिल्कुल क्षम्य नहीं है, लेकिन संविधान है यहां क्षम्य हो जाती है कई मामलों में। बिल्कुल, हम और आप साथ साथ हैं, वी आर ऑन सर सेम पेज। सर जी कह देंगे 3:30 के बाद सर छोड़ दीजिए, बाकी भी सत्र चला ले, ऊपर जवाब दे ही है। क्यों सर? वैसे सर रहे तो फिर ऐसे सत्र आते रहे, ऐसा क्या? हम तो कहते हैं कि अलग से एक संविधान का सत्र रखिए, सारे शिक्षकों को संविधान मालूम होना चाहिए, हम विस्तार से सिर्फ संविधान पढ़ाएं। चलो वापस, हम लोग वापस आएंगे, भटकेंगे नहीं। तो संविधान सभा में ये जो बहस शुरू होती है, उसका भी आधार संयोग कहें या मतलब एक बड़कपन, कभी कभी गर्व की भावना होती है। पूरे भारत में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए जो पहली संस्था बनी वो प्रयाग में बनी 1904 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन, मतलब मोहन मालवीय जी के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन बना। और 1904 में इस विषय को रखा गया कि राजभाषा नहीं, उस वक्त शब्द राजभाषा नहीं था, राजभाषा तो एक तरह का आप कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज है। राजभाषा हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, दादा बाबा थे, ये उनकी इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा थी एक ऐसी भाषा सामने आए जिसे उन्होंने कहा हिंदुस्तानी, जिसके बारे में हमारे राष्ट्र नायक महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तानी इस भारत, इस राष्ट्र की आत्मा है। अगर हम इस राष्ट्र भाषा को अपने समाज में नहीं उतारेंगे तो हम भारत को एक सूत्र में नहीं रख पाएंगे। 125 साल हो गए इस बहस को प्रारंभ हुए और अभी तक हम इस बात से सहमत नहीं हो पाए कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि नहीं। मुझे लगता है कि आप लोग चूंकि सोशली अवेयर हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा अभी तमिलनाडु में जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि एनईपी की वजह से उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, वो सारी चर्चा, और उस सबका कारण क्या है? राष्ट्रभाषा। महात्मा गांधी जी ने जब ये चर्चा चलाई तो उन्होंने एक प्रश्न रखा आम जनता के सामने कि राष्ट्रभाषा जो हो वो कैसी होनी चाहिए। हर चीज में कुछ ट्रेट्स होने चाहिए ना,
कि ये हो तो अच्छा है। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छे शिक्षक हो तो कैसे, आपके जैसे पढ़े लिखे हों, मेरे जैसे चतुर हों, थोड़े कम वाचाल हो, लेकिन कक्षा में जागें। पढ़ाती हुई कक्षा में सो जाएंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा में क्या ट्रेट्स होने चाहिए। मैं बिल्कुल वर्बेटिम कोट कर रहा हूं, मैं कहीं इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं ले रहा हूं, वर्बेटिम कोट कर रहा हूं। वह भाषा सरकारी नौकरियों के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा से भारत का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज सशक्त होना चाहिए। उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों। वो भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। अब आप ये सोच के बताइए, इन सारी कैटेगरीज में, सर मैं यहां पर हूं, सर प्रेजेंट सर, शिक्षकों से अनुरोध है कि वो छात्र के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। तो आप यदि विचार करेंगे तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के जितने ट्रेट्स बताए वो हिंदी के अलावा, हालांकि हिंदी का मैं एक बात कुछ हद तक बहुत असहमत होने के बाद भी ये आप लोगों से कहूंगा कि हिंदी का जो स्वरूप उस वक्त प्रस्तावित किया गया वो हिंदुस्तानी था, जिसको हम लोग आज की भाषा में हिंदी साहित्य के छात्र जिसे हम लोग खड़ी बोली कहते हैं, वो था हिंदी का स्वरूप, ना संस्कृत निष्ठ, जिसके बारे में उन्होंने कहा भी कि इनफैक्ट प्रयाग पे ही व्यंग करते हुए शायद कहा उन्होंने कि प्रयाग और वाराणसी के संस्कृतज्ञों ने जिस तरह की हिंदी की बात की है, ये जैसा मैंने बताया ना, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1904 में यहीं से शुरू हुआ, तो मदन मोहन मालवीय जी जैसे लोग थे, तो वो लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि हिंदी वो नहीं जो संस्कृत शब्दों से भरी हुई हो जैसे प्रयाग या काशी के विद्वान चाहते हैं, या फारसी के लफ्जों से भरी ना हो जैसे लखनऊ के आलिम चाहते हैं। हिंदुस्तानी खड़ी बोली कैसी? ऐसी जो दोनों का एक मध्यम हो, जहां हम बिल्कुल प्रेम से ये कह सकें कि हमको मोहब्बत है, और उतने ही स्वीकार्यता से हम कह सकें कि मुझे अपनी इस भारत भूमि से इतना स्नेह है कि जैसे मैं अपनी मां को प्यार करता हूं। तो ऐसी हिंदुस्तानी की बात हो रही थी। और मैं आपको एक और मजेदार घटना बताऊं, मतलब थोड़ा सा डाइवर्जन ले रहा हूं क्योंकि अधिकतर लोग इसका रिलेवेंस नहीं समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन क्लॉजेस को डालने की बात ही क्यों हुई। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं दो चीजों का विरोध है तो वो है हिंदी और ब्राह्मण। इन दोनों को गाली देने में सबसे ज्यादा लोगों को मजा आता है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी बड़ी प्रासंगिकता है। खैर, तो इस ठीक छोड़े, नहीं भटकेंगे नहीं, मैंने कहा ना भटकेंगे नहीं। वैसे भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, वो वैसे ही इस छात्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं पीछे। खैर, तो मैं कह रहा था कि आपको एक बड़ा रुचिकर विषय आप लोगों के सामने रखूं कि हिंदी के प्रमोशन के लिए, हिंदी को उठाने के लिए महात्मा गांधी जी ने जो पहली संस्था बनाई, अब सोचे कहां बनाई? दक्षिण में बनाई। और क्या नाम रखा उन्होंने? 1918 में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा। उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, काफी बड़ी थी, जिसमें आज का आंध्र प्रदेश वगैरह सब कुछ आता है। तो 1920 में उन्होंने ये आह्वान किया कि पूरे दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण भारत में ये विषय थोड़ा ज्यादा अटका हुआ था, क्योंकि आज तो हम लोग सौभाग्यवश बॉलीवुड के माध्यम से हिंदी को हर जगह पहुंचा ही चुके हैं। शाहरुख खान, और कुछ शायद कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो ना हो, शाहरुख खान जरूर हैं। उनका किरण पता नहीं ठीक था कि नहीं, पर है। तो तब तक तो ये सारी चीजें नहीं थी। तो उस वक्त गांधी जी ने यह कहा कि यदि हमको राष्ट्र को जोड़ना है, इसको एक सेशन 5th स्लाइड लगा देंगे तो लोग अगर उसकी फोटो खींचना चाहेंगे तो, वैसे ये आप लोगों के पास है, आप लोग चाहें, डेटा सारा सर के पास है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। एक और सर, हाँ ये
इसके अलावा भी डेटा है वो मिल जाएगा। और मतलब कोशिश ये है कि डेटा तो किताबों में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, नहीं तो मैं ही अपना थोड़ा विस्तृत नोट्स हैं वो आप लोगों को दे के चला जाऊंगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं। लेकिन चर्चा आपके साथ, लाइव चर्चा का जो आनंद है वो कहां है। तो 1920 में मद्रास रेजिडेंसी में गांधी जी ने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए और भारत को स्वतंत्र करने के लिए, मैं फिर से एक बात बता दूं, अधिकतर लोगों को लगता है कि हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस ज्यादा महत्वपूर्ण था या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरा, गांधी जी का और हेडगेवार जी तीनों का मत है कि भारत के लिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जितना आवश्यक था उतना ही आवश्यक है शास्त्रीय, राष्ट्रीय और मानसिक स्वतंत्रता। और वहीं पर यह राजभाषा नीति विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर फेल कर गई। खैर, तो 1920 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जब गांधी जी ने यह विषय उठाया तब पूरे देश में इस बात को अलग अलग लोग, हालांकि जैसा मैंने कहा कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी और मदन मोहन मालवीय जी इस कार्य को शुरू कर चुके थे, लेकिन जब तक गांधी जी का और कांग्रेस का साथ नहीं मिला तब तक ये पूरी प्रक्रिया बहुत धीमे चल रही थी। धीरे धीरे जब ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी तो एक ऐसा समय आया जब हमारी संविधान सभा बनने लगी। संविधान सभा में प्रारंभ में यह विषय बहुत सपोर्ट वाला था, यानी लोगों ने कहा ठीक है कर लीजिए आप। फिर धीरे धीरे जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं उनके कई विद्वानों ने ऐसा महसूस किया, ये मैं थोड़ा सा, चूंकि जो इस बात को कहने वाले ग्रैनवेल ऑस्टिन साहब हैं तथाकथित रूप से भारतीय संविधान सभा के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, लेकिन उनका बायस भी हो सकता है, पर हुआ, मैं घटना बता सकता हूं, उसके इंटरप्रिटेशन उनके अपने। घटना यह हुई कि एक समय ऐसा आया कि जब दक्षिण के सारे विद्वान एक मत हो गए कि हम भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनने देंगे, और विरोध इतना ज्यादा हो गया कि राजभाषा बनाने में भी समस्याएं आने लगी। तब एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि हम हिंदी और इंग्लिश को एक साथ चलाएंगे। सर प्लीज इसको ऊपर कर दीजिए, स्लाइड नंबर 1 पर, 2 पर। एक और सर, हाँ जी, थैंक यू। ये वो प्रमुख अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स हैं जो हमारी राजभाषा नीति को तय करते हैं। संविधान के अंदर है इसलिए सैक्रोसेंट है। सैक्रोसेंट का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही है, प्योर फॉर्म में। मैं उनको बता रहा हूं, इसको चूंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपको जजमेंट्स पे चर्चा कर सकूं, लेकिन अगर आप समय लेंगे तो इसको देखिएगा जरूर। इन सारे अनुच्छेदों के ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, डिसीजंस हैं। साधारण में एक बार आप लोगों से इसका एक बेसिक आपको मुलम्मा बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा कर लेंगे कि ये जो पूरा ये डिस्कशन है, ये पूरा जो ये हिस्सा है, ये संविधान के भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। मूल विषय यह था कि भारत संघ जो अपने अंदर, यानी अपने सिटीजन्स और रेसिडेंट्स दोनों के अंदर हिंदी को प्रमोट करने के लिए इन आर्टिकल्स के मातहत कार्य करेगा। पहला अनुच्छेद 343 एक सब क्लॉज, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है, फिर उसके सब क्लॉज होते हैं और कालांतर में उसमें प्रोविजोस जोड़ते हैं। प्रोविजोस के लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है भैया, वो कहा नहीं अगर इतना तो का अंग्रेजी नहीं आवा तो कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ा, का करी जब बताइए तब जरूर बताऊंगा आपके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, फिर उसमें क्लॉज होते हैं और क्लॉज में सब क्लॉज होते हैं।
उसमें फिर प्रोविजोस जोड़े जाते हैं। प्रोविजोस क्यों जोड़े जाते हैं, एक छोटा सा ताकि आपकी जानकारी में रहे कभी, क्योंकि मैं एक प्रोविजो की बात विशेष रूप से करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में। प्रोविजो जोड़े जाते हैं जिसे कहते हैं प्रोविजन से बना है, प्रोविजनल, यानी आज हम ये लगा दे रहे हैं, कल आपको मन आए तो आप हटा दीजिएगा, पर जब तक ये लगा है तब तक ये संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी आर्टिकल की पूरी ताकत के साथ ही काम करेगा। तो 343(1) में कहा आपने, बड़ा मजेदार, ये दो, इसके जो दो सब क्लॉज हैं एक दूसरे से इतने, क्या कहें उसको, विपरीतार्थक हैं कि लगता है कि भाई इतनी क्यों साम्यता बनानी चाहिए कि हाँ और नहीं एक ही वाक्य में बोल गए। सुनिए, 343(1) कहता है संघ की राजभाषा लिपि, राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। लिपि और भाषा में किसी को, मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन है। हिंदी के साथ साथ अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में भारतीय अंकों का होगा। लेकिन आर्टिकल 343 क्लॉज 2 क्या कहता है, संविधान लागू होने के 15 साल तक सारा काम जैसे अंग्रेजी में चल रहा था वैसे चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, कब बदलेगा, जब हमारे पास फुर्सत होगी, और जब तक हमारे पास फुर्सत नहीं होगी तब तक जो क्लॉज 1 है वो वहीं बैठा रहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं। अभी मैं, जब हम लोग, अभी आपको कुछ जियोज और ऑफिशियल एक्ट पे लेके आऊंगा तो आपको और ऐसे क्या कहें उसको, एक दूसरे से विपरीत अंतर्विरोध हैं, और ऐसा लगता है जैसे षड्यंत्र किया गया हो कि हम कभी पूरी तरह से लागू नहीं होने देंगे 343 को। सबसे पहले 343 लिखा है, तो अनुच्छेद 344 कहता है, अरे भाई सरकारी ऑफिस में यार दोबारा नहीं बुलाएंगे, इतना विरोध नहीं करते सरकार का। क्यों पंकज जी, सही कह रहे हैं ना। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग, इस समय ऐसी स्थिति में ज्यादा बोल नहीं सकते। नहीं ठीक है, ऐसी गलतफहमी आप मत रखिएगा। कल मैंने देखा है कितना बोल सकते हैं आप, लगता है ठीक से रगड़े नहीं गए हैं। हमने देखा था, फिर किसी की आवाज नहीं निकली थी। चलिए, अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और संसद समिति के गठन का प्रावधान करता है, जो भाषा नीति के क्रियान्वयन पे सिफारिशें प्रस्तुत करती है, सिर्फ सिफारिशें। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी स्वयं की राजभाषा अपनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 346 और 47 संघ और राज्यों और दो राज्यों के बीच में संपर्क में प्रयुक्त भाषा और राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं की मान्यता संबंधित है। यानी इसका मैं अभी डिटेल भी दे दूंगा, पर साधारण भाषा में समझें कि ये जब आप इसका ओरिजिनल वर्जन पढ़ेंगे तो यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि यदि, और ये ऑप्शन नहीं है, यदि कोई ऐसा राज्य है जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा नहीं बनाया है तो संघ यानी सेंटर से जो भी कम्युनिकेट होगा वो इंग्लिश में ही होगा। इट इज बाइंडिंग, ये ऑप्शनल नहीं है, ये बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी है। अनुच्छेद 348 आप लोग जरा सा देखिए, और कितना मजेदार है ये, प्लीज सुने। मैं आपको वर्बेटिम पढ़ के बता रहा हूं, जो वहां पे लिखा है वही हिंदी में मैंने इसको लिखा है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों में तथा केंद्र व राज्य के विधियों और आदेशों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिवार्य करता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, अनिवार्य। यानी आज भी उच्चतम, इस देश के, भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय में आप अपनी बात हिंदी में नहीं रख सकते। यहां तक कि कई और बातों में मैं तमिलनाडु से असहमत हूं, पर तमिलनाडु सरकार ने जब ये कहा कि भैया ठीक है आप अपने यहां कुछ भी बोल लीजिए, हमारे तमिलनाडु हाईकोर्ट में हमको तमिल में लिखने पढ़ने की अनुमति दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे जजेस को एक साथ बिठाकर आदेश जारी किया कि हम ऐसी अनुमति आपको, भारत में ऐसी अनुमति आपको नहीं मिल सकती।
ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामान भैया इज्जत के खिलाफ है। हमको बहुत डर लगता है, हम बहुत कंटेम्प्ट झेले हैं। अनुच्छेद 351 आदेश करता है कि हिंदी के प्रसार और विकास का निर्देश देता है ताकि वह भारत की समग्र संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। पर यह सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, ये कोई आदेश नहीं है जैसे ऊपर वाला आदेश है। सर आगे चलें। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको संविधान और उससे जुड़े हुए जो ऑर्डर्स हैं उनकी भी जानकारी हो जाए। ऐसा इसलिए मैं करना चाहता हूं ताकि आपको एक अंदाजा हो कि किसी भी कानून का इंप्लीमेंटेशन दरअसल होता कैसे है। जैसे आज जब हमारी चर्चा चल रही थी अमित श्रीमती जी से, तो हमने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी चाहे जब तक कहते रहें इस देश से घुसपैठियों को निकाल देंगे, जब तक उससे कॉरस्पॉन्डिंग या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जोड़ दिया जाए या उससे जुड़ा हुआ कोई एक्ट बना दिया जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ है, आज समय नहीं है, वरना कभी लंबी चर्चा होगी तो बताऊंगा। कई सारे ऐसे एक्ट बने जो दिखाने के लिए बनाए गए, उसके लागू करने का जियो ही नहीं बनाया। राजीव गांधी जी के समय से 4-5 हुए ऐसे जिनका एक्ट हुआ, पास हो गया, उसका जियो ही नहीं बनाया, उसको गैजेट ही नहीं किया। मतलब एक साधारण, पता नहीं आप लोगों की जानकारी में है, बेसिक तो जानकारी में होगा ही होगा, कोई भी जो कानून होता है जब तक वो गैजेट नहीं होता और उस गैजेट के आधार पर जियो नहीं जारी होते कि अमुक डिपार्टमेंट में ये काम होगा, अमुक डिपार्टमेंट पे इसको जिम्मेदारी ये होगी, तब तक वो कानून जमीन पर लागू। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, इसके बाद अभी हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें यह निर्धारित किया गया कि कौन से कार्य हिंदी में, कौन से कार्य अंग्रेजी में या कौन से कार्य दोनों भाषाओं में होंगे। इसके अतिरिक्त 1968 में संसद द्वारा पारित सरकारी संकल्प। अब इस सरकारी संकल्प एक बड़ी मजेदार सी चीज है। मजेदार इस संदर्भ में है कि ये होता पूरा सिस्टम लॉ जैसा है, पर ये बाइंडिंग नहीं होता। जैसे अभी आप इसमें एक, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो आपको बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया गया राष्ट्रपति जी द्वारा, वो कभी लागू ही नहीं हुआ। प्लीज इसको ऊपर कर दें। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इन दोनों ही, हाँ इसको ऊपर कर दें। ये आप लोग इसको मतलब अभी सर से ले लेंगे, मैं इसको विस्तार से समझाना चाहता हूं। मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसी भाषा में सही तरीके से था। मैं इसके स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा था। आपको हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में। ये ऑफिशियल एक्ट जो है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, इसमें क्या किया गया, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग किया गया सेक्शन 3 में, कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक्ट जो है ये गैजेट हो गया, ये एक्ट जियो हो गया, इस कारण से ये बाध्यकारी हो गया। इस एक्ट में कहा यह गया कि जब तक हम पूरा भारत, पूरे भारत की जितनी राज्य सरकारें हैं वो सबके सब मिल नहीं जाएंगे, तब तक इंग्लिश भारत की आधिकारिक व्यवहारिक सह राजभाषा बनी रहेगी। सारा महत्वपूर्ण काम धाम जितना हम लोगों ने देखा वो सब इंग्लिश में होता रहेगा। और इसमें मैं चोरी से इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत स्पष्टता शायद उस समय के किसी भी व्यक्ति को नहीं रहोगी, एक क्लॉज जोड़ा गया। जरा से इसको मैं इंग्लिश में पहले पढ़ रहा हूं, फिर आप लोगों को साथ हिंदी में साझा करूंगा। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 प्लेसेस सिग्निफिकेंट लिमिट्स ऑन रिप्लेसिंग इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, रिप्लेसिंग इंग्लिश, हिंदी नहीं, हिंदी को रिप्लेस नहीं करने के लिए आप एक्ट बना रहे हो। आप कह रहे हो अंग्रेजी कब तक नहीं हटा सकते, कब तक नहीं हटा सकते, यूनियन लेवल पे कब तक नहीं हटा सकते, जब तक भारत की प्रत्येक राज्य सरकार जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं है, वो मेजॉरिटी के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ आपको छुट्टी नहीं दे दे। ऐसा कब होने वाला है? माने ये कि नागालैंड की एक सरकार
या मिजोरम की एक सरकार जिसके पास शायद करोड़ 2 करोड़ जनसंख्या नहीं हो, जिसमें से 3/4 जनसंख्या इंग्लिश का ई नहीं जानती हो, लेकिन जब तक वो परमिट नहीं करेगी तब तक इंग्लिश चलती रहेगी। ऊपर देखिए आप, सेक्शन 3 ऑफ दैट एक्सप्लिसिटली अलाउज इंग्लिश, एक्सप्लिसिटली अलाउज इंग्लिश, यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है सिर्फ इंग्लिश होगी। किस काम में? ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन फॉर विच इंग्लिश वॉज बीइंग यूज्ड प्रायर टू 1965। हमने जो 15 साल वाला ऊपर जो क्लॉज पढ़ा था अनुच्छेद, उसको नल एंड वॉइड करने के लिए, अगर आप जब संविधान पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है पिथ एंड सब्सटेंस। जब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रिटिंग कोर्ट्स हैं। इंटरप्रिटिंग कोर्ट्स का मतलब होता है कि वो कभी फैक्ट पे डिस्कशन नहीं करते, वो कानून के द्वारा लिखे गए शब्दों पर डिस्कशन करते हैं, सारा डिस्कशन। तो उसमें कई सारी इंटरप्रिटिंग लॉज हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। एक है पिथ एंड सब्सटेंस, द पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी वो कानून दरअसल क्या कह रहा है, वो दरअसल कानून क्या कह रहा है, ये इंटरप्रिटेशन में देखना चाहिए। और दूसरा, उस कानून की आत्मा क्या है। जैसे खास तौर पे इसका उपयोग तब हुआ जब, आप लोगों को शायद मालूम हो नहीं हो, एबॉलिशन ऑफ जमींदारीज एक्ट जब आया, और तो उसमें बहुत सारे सब क्लॉज थे, तो उनके इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे खेल किए गए, बहुत सारे बड़े लॉयर्स के द्वारा। तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करने में पिथ एंड सब्सटेंस थ्योरी का बहुत स्ट्रांगली उपयोग किया था। लेकिन आप यहां देखिए कि उस आर्टिकल की मूल भावना को आपने एक तरह से मार दिया। आप ये कह रहे हो कि 15 साल पहले जो चल रहा था वही चलता रहेगा। कब तक नहीं चलता रहेगा? जब तक, पहली चीज, सारे राज्य स्वीकार ना करें और दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से ना पारित हो जाए, तब तक। मजेदार बात यह है कि इस देश का बजट पारित हो जाता है सिर्फ एक सदन के साधारण मेजॉरिटी से, उपस्थित मेजॉरिटी से। इसको जो आप एक और चीज, संविधान में कई जगह पर 2 तरह की मेजॉरिटी की बात आती है। एक जगह मेजॉरिटी की बात आती है, उपस्थित मेजॉरिटी की बात आती है, यानी उतने लोग हों उसमें कर लीजिए। कई जगहों पे ये बात आती है कि उपस्थित नहीं, एक्चुअल नंबर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर एक्चुअल नंबर्स की मेजॉरिटी की बाध्यता भी हमारे ऊपर लगा दी गई। ये क्यों महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए? क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के तहत ही हम लगातार कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंग्लिश चालू रख रहे हैं। ये कभी भी तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक हम पूरे देश की सभी सभाओं को एकजुट ना कर दें। प्लीज इसको ऊपर कर देंगे सर, इसको ऊपर कर दें प्लीज। इसी से जुड़ा हुआ, इसको, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिया, इसको एक ऊपर और कर लें प्लीज जी। ये विषय है जिसपे मैं आप लोगों को लाना चाह रहा था। ये पूरा जो डिस्कशन था यहां के लिए था कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच का जो डिबेट था, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच का जो डिबेट था, उसी डिबेट को सॉल्व करने के लिए हमने वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज किया कि चाहे वो राज्य जिन्होंने अपनी राजभाषा हिंदी को नहीं बनाया है, उन राज्यों में हम हिंदी को नहीं लागू करेंगे, और उनसे जो कन्वर्सेशन होगा, कम्युनिक होगा, जो संवाद होगा, वो संवाद जो होगा वो सदैव इंग्लिश में होगा। अगर हमें, मान लीजिए, एक सवाल आना अति स्वाभाविक है कि जैसा आप लोगों ने मेरी बात सुनी और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि संविधान या कानून के संदर्भ में कोई भी शब्द यूं ही नहीं होता।
जो भी शब्द उपयोग किया जाता है उससे जुड़े हुए बहुत सारे अधिकार और दायित्व जुड़ जाते हैं। अगर आज हम लोगों ने, अगर मान लीजिए संविधान निर्माताओं ने अगर हिंदी को राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया होता, राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा को दर्जा दिया होता, तो क्या होता? पहली चीज, ये दोनों जो क्लॉज हैं, ये क्लॉज रिडंडेंट हो गए होते, क्योंकि राष्ट्रभाषा के स्तर पर हम और आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और सुप्रीम कोर्ट से कह सकते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, आप हिंदी में हमारी बात कह सकते थे। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रभाषा है। पर हमारे अधिकारों को कर्टेल किया गया। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा कारण, ये हम हिंदी भाषियों के दृष्टिकोण से सारी चर्चा कर रहे थे अभी तक, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, मेरा ऐसा मत है कि शिक्षक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एम्पैथी। एम्पैथी शब्द आप लोगों ने सुना होगा। एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या है? कौन मुझे बताएगा? कोई एक मुझे बताएगा? यस मैम प्लीज। मेरे टकले पे आपको दया आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरा ऐसा मत है कि किसी भी टीचर को एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक, अगर आपको कल याद हो तो मैम जो चर्चा कर रही थी उसका थोड़ा सा मैं उसको उधार लेते हुए बात करना चाहता हूं। डायरी राइटिंग की बात हुई थी, वो हमें उस बच्चे के प्रति एम्पैथेटिक बनाता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं कि अमुक व्यक्ति ने आपके धर्म को गाली दी, आपको बहुत बुरा लगा, आपके किसी धार्मिक प्रतीक को गाली दी, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, गाय को गाली दी, मुझे बुरा लगा। ये हुआ प्राथमिक रिएक्शन। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी ये है कि क्या उस व्यक्ति ने ये विचार डाला ही क्यों, उसके मन में किसने डाला, क्यों डाला, वो हमने और उसमें ये भेद क्यों करना चाहता है, ये है एम्पैथी। अब मैं चाहता था कि आप लोग एक बार जरा सा ब्रेक लगाएं और सोचें। अभी तक हम लोगों ने जो पूरा डिस्कशन किया, हम प्रिडोमिनेंटली हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, जैसा मुझे लगता है। मैं तो खैर किसी प्रयाग का पैदाइश हूं, तो सीधी सी बात है मैं हिंदी स्पीकिंग। आप लोग भी लगभग सभी लोग हिंदी स्पीकिंग हैं, यानी आपने बचपन से हिंदी बोली, सुनी और समझी। लेकिन एक बार एक विचार कीजिए, मान लीजिए हम ऐसे किसी राज्य में पैदा हुए होते जिसकी भाषा बहुत छोटी होती। जैसे मैंने मिजोरम का एक उदाहरण अभी दिया, उस दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से इसको देखिए। मान लीजिए मैं मिजोरम में रहने वाला एक आदिवासी हूं जो मिजो बोलता है। क्या मुझे अच्छा लगेगा कि इस देश का प्रत्येक कम्युनिकेशन मेजॉरिटी की भाषा में हो? लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि हम एक बहुत विशाल राष्ट्र शब्द बहुत जिम्मेदारी से उपयोग कर रहा हूं, हमारी बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियां हैं जिनका समुच्चय है भारतीयता, जिसका समुच्चय है भारतीयता। एक उदाहरण दूं कि आज छठ पर्व का अंतिम दिन है, आज छठ पर्व का अंतिम दिन है। उत्तर भारत में, खास तौर पे मैं प्रयाग में, जो कि बड़ा पला बढ़ा, प्रयाग को अगर जो लोग जानते हैं पिछले 40 सालों से, उनको मालूम होगा प्रयाग सांस्कृतिक रूप से, जब अगर मैं 40 साल पीछे जाऊं तो अवध का ज्यादा हिस्सा था। अवध की संस्कृति का यहां पर ज्यादा प्रभाव था, बोलने चालने, तलफ्फुज़, खाना पीना, सब कुछ अवध जैसा था। लेकिन पिछले 20 सालों में प्रयाग पूर्वांचल की तरफ बढ़ता गया। लेकिन आप एम्पैथेटिकली एक बार सोच के देखें, क्या पूर्वांचल के जो हमारे भाई हैं उनको हमारा यह विचार अच्छा लगेगा कि छठ पूजा का कोई महत्व नहीं? उसी तरह से मेरा ऐसा मत है कि शिक्षक के तौर पे इस पूरे डिस्कशन में एक बार आप इस विचार को भी रखें कि भारत में जिस वक्त ये चर्चा हो रही थी, संविधान सभा, खासतौर पे मैं आपको संविधान सभा के समय ले जाना चाहता हूं।
ये वो समय था जब हमको मालूम था कि हमारा विभाजन होने वाला है या हो गया है। जब ये बनती है 14 सितंबर 1949 को, तब तक तो हमारा विभाजन हो चुका था। हम अपने भाइयों को, हम अपनी मां के एक हिस्से को खो चुके थे। क्यों? क्योंकि विदेश से आए कुछ लोगों ने यह तय किया कि हम दो टुकड़े में बांट देंगे। यही हुआ था ना, फैक्ट तो यही है। उसकी कहानियां छोड़ दीजिए, इसने किया वो नहीं चाहूंगा मैं, पर फैक्ट तो यह है कि हमको बांट के गए थे। हमारे देश का दो टुकड़े आपने कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने एक फर्जी डुअल नेशनैलिटी की भावना हमारे अंदर डाल दी थी, हमारे अंदर डाली थी। हमारे भाई हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि इस धरती का पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत मां का बेटा है, एट एनी गिवन डे। इसको मैं किसी भी स्तर पर अस्वीकार करने को तैयार, कोई भी मुझसे डिबेट कर सकता है। जिस वक्त संविधान सभा में वो सारा डिस्कशन चल रहा था, उस वक्त भारत का विभाजन या तो हम देख रहे थे या देखने वाले थे। तो भारत के उन संविधान निर्माताओं ने विचार किया कि हम इसको दोबारा नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो संविधान, जो भाषा की बहस है, ये तमिलनाडु में अभी हाल की नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व 1937 में सी राजगोपालाचारी जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया, स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी जी के नैतिक आग्रह के कारण। वो सब कुछ नैतिक है तो आग्रह करते थे, उसका अनैतिक परिणाम हो अलग है। नैतिक आग्रह के कारण सी राजगोपालाचारी जी ने मद्रास में हिंदी को एक अनिवार्य भाषा के तौर पर लागू करने का निर्णय किया। पेरियार साहब और बहुत सारे लोगों ने वहीं से पूरे वो जो दक्षिण भारत है वहां पर एंटी हिंदी और एंटी नॉर्थ इंडिया विचारधारा का जन्म उसी जगह पर होता है। आप लोग कह सकते हैं कि ये डिस्कशन काहे कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक है। भाषा को और हिंदी की राजभाषा नीति को अभी तक हम लोग बहुत देर से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक बार हम लोग उन लोगों का भी विचार समझ लें जिन्होंने इसको लागू किया था। हिंदी की राजभाषा नीति को बनाने वाला, जिसे कहते हैं ना शेप करने वाला, जो विचार था वो उस 1937 के दौरान बहुत बड़े लेवल पे उस वक्त पहली बार भाषाई दंगे हुए थे। कहां हम पूरे देश को यूनाइट कर रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए, कहां हम पूरे देश को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे, संगठित करने की कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कहां हमारे देश के ही अपने राज्य, और मद्रास प्रेसिडेंसी उस वक्त बहुत बड़ा होता था, वो आज का तमिलनाडु नहीं था, उसमें आंध्र प्रदेश था, उसमें और भी बहुत सारे राज्य रहे होंगे, वो सब समाहित था। और इतने सारे लोग इस पूरे आंदोलन से कट जाएं, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक भाषा। तो हमारे बड़ों ने ये देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने ये देखा नहीं था। उन्होंने सी राजगोपालाचारी जी के नेतृत्व में होते हुए देखा था कि जब फोर्सफुली इस भाषा को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, दंगे हुए। पेरियार जैसे, मेरा ऐसा मत है, हो सकता है मैं गलत हूं, पेरियार जैसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को अपनी जड़ें जमाने का अवसर मिला। मैं अक्सर कहता हूं कि कई बार सही निर्णयों के बुरे परिणाम होते हैं। इसका मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं। अमेरिका, दुनिया में जब माफिया शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, दुनिया में माफिया का उदय एक बड़े अच्छे निर्णय से हुआ था, शराबबंदी। अमेरिका ने नेशनल लेवल पे शराबबंदी की थी। कोई बात नहीं, हमारी आवाज पहुंचती है। सर पहुंच रही आवाज? क्या बात है। तो अमेरिका में पहली बार शराबबंदी हुई और बड़ी अच्छी सोच थी कि शराब पी के लोग परेशान होते हैं, बुरे होते हैं, जिस कारण से आज बिहार में हो रही है। लेकिन उसने दुनिया के पहले संगठित अपराध को जन्म दिया, जिसको आज हम माफिया के नाम से जानते हैं। इटालियन वर्ड है पर जन्मा वो अमेरिका के अंदर था। तो उसी तरह से एक बहुत अच्छा निर्णय,
एक बहुत वेल इंटेंशनड डिसीजन कि हम सब लोग एक सूत्र में बंध जाएं। श्री राजगोपालाचारी जैसे अच्छे व्यक्ति ने यह सोचा होगा कि हम गुलाम क्यों हुए। हम सबके मन में आता है, जिनके मन में थोड़ा सा भी राष्ट्रीयता का भाव है, वो अक्सर ये आता है कि हम जो अपने समय की सबसे बड़ी इकॉनमी, अपने समय के सबसे एडवांस साइंस में हम गुलाम क्यों हुए। अगर तोप को छोड़ दिया जाए, बारूद को छोड़ दिया जाए, तो लगभग हर इन्वेंशन को हम अपने समय पे कर रहे थे, फिर भी हम गुलाम हुए। तो इन लोगों को लगा होगा, मेरा ऐसा मत है, जो हेडगेवार जी को बाद में लगा और भी बहुत सारे लोगों को लगा, कि हमको अपने आप को एक सूत्र में बांधना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक करना है, और उसमें भाषा का एक अनिवार्य अंग। जैसे आपको मैंने कहा कि 1918 में महात्मा गांधी जी इस बात को प्रमोट कर चुके थे कि पूरे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। पर सी राजगोपालाचारी जी के समय देखा यह गया कि यदि हम फोर्सफुली इस भाषा को लागू करने के लिए, हिंदी भाषा को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे, तो हमारा समाज और ज्यादा विखंडित हो जाएगा। इसलिए जिस मैं एक्ट की बात कर रहा हूं उसमें भी और संविधान में भी इस तरह की ब्रीदिंग स्पेस दिया गया। मैं रुक जाऊं, थोड़ी देर रुक जाऊं, सब लोग सेटल डाउन हो जाए। सर बैठ जाए, मैं इंतजार कर लूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेटिंग। सर बैठ गए, बोलूं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो संविधान में यह ब्रीदिंग स्पेस दिया गया कि जब हम समाज को इस तरह से संगठित कर लेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे, तब हम हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक ले आएंगे। पर इसमें एक पर है, मैं अक्सर कहता हूं, फिर से जहां से मैंने इस पूरी चर्चा का प्रारंभ किया था, आपके लिए क्या रेलेवेंस है, आप कौन हैं? फिर से वही सवाल, जिस एक सवाल से सारा दर्शन चलता है, हम कौन हैं, और जिस मेरा ऐसा मत है जिससे जीवन के सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हम हैं कौन? आप हैं राष्ट्र निर्माता। आपके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं वो पूरे भारत में जाएंगे। अगर आप इस राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार से चलेंगे, बस यहीं पे सर, इसके बाद अभी नीचे करते हैं, इस राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की तरफ चलेंगे, उस विचार को उनको बताएंगे कि क्यों हमको एक भाषा चाहिए। चलो तुमको हिंदी नहीं पसंद है, तेलुगु ले लें, पर एक बात बताओ, तेलुगु वाला जो आपका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में होगा, उसको तमिल में कौन ट्रांसलेट करेगा? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, फिर से वहीं से ले जाता हूं कि जैसे अभी एक बड़ी बहस हुई, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत नाम सुना होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर खारिज किया, लेकिन उसने उस एक डिसीजन में जो ऑपरेटिंग वर्ड हैं, अब उनको तेलुगु में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो इस कारण से यह ब्रीदिंग स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि आज हम हिंदी को राजभाषा बनाकर शुरुआत करते हैं, पर कालांतर में हम इसको पर यह मानसिकता हमारी सत्ता व्यवस्था की नहीं हो पाई। आज है क्यों कहना चाहता हूं मैं, वरना ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते हम लोग। आपका डिस्कशन, मैं माफ कीजिएगा थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूं, 5 मिनट का डाइवर्जन। कल हम पति पत्नी चर्चा कर रहे थे सपरिवार कि शिक्षा में नाट्यकला पे जो ये कार्यशाला है, इस पर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हमारी श्रीमती जी ने आप लोगों को बताया, उनके पिताजी थिएटर में काफी समय से रहे, एनएसडी में कई सारे उनके परफॉर्मेंस हुए, लेकिन उनका सारा जोर इस बात पे था कि मैं बच्चों को थिएटर से कैसे जोड़ूं।
और शिक्षा को थिएटर से कैसे जोड़ूं। ये विषय उन्होंने आज से 50 साल पहले उठाए थे। मतलब पहली बार जो ABCD या साक्षात्कार की जो पहली चर्चा होती है लगभग 50 साल से ज्यादा हो गया होगा। आज शिक्षा में नाट्य कला पर चर्चा हो रही है, तो हम और ये यही कह रहे थे कि कम से कम आज हमारी, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में शिक्षक, सरकारी शिक्षक सबसे ताकतवर एंटिटी है। आप इसको माने या ना माने। और मैं इसका अक्सर उदाहरण देता हूं चाणक्य से। बहुत आसानी से लोग चाणक्य को कूटनीतिज्ञ इत्यादि 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 बता देते हैं, पर लोग भूल जाते हैं कि चाणक्य प्राथमिक रूप से एक शिक्षक थे। ये है, उस विचार को समझें। पर माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर कौन है वो शिक्षक? थोड़ा सा आपका समय लेकर थोड़ा सा भटकाव चाहता हूं, कि मेरा लालच है। सा विद्या या विमुक्तई। विद्या वो है जो मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? 2 दूनी 4 वाले से। वो तो हमारा जो रिक्शा वाला था, कल हमको कार वाला लेके आया था बेचारा, वो शायद 8वीं भी पास नहीं था। उसने बढ़िया से फट फट बताया, सर इतने किलोमीटर चला, इतना पैसा हुआ, इतना, फट से बारकोड देखिए, पैसा दीजिए। फिर हम किस विद्या की बात करते हैं? हम हमारे पूर्वज। और वो कौन सी विद्या है जो आपको शिक्षक बनाएगी? पैसा लेने वाला हाइब्रिड मजदूर नहीं। अब मजदूर नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस विचार को कभी अपने अंदर मत बिठाने दीजिएगा कि वो कमबख्त आदमी आपको 60, 70, 80, 90, 1, 2 जो भी, उस संख्या से वो आपके वास्तविक प्रयासों के बराबर खरीद सकता है। नहीं संभव है। पर कब? जब हम शिक्षक हैं। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा होती है उस बच्चे को। मैं यहां पर आया हूं तो अपनी बेटी को, 4 साल की बेटी को किसी एक स्कूल में पहुंचा के आया हूं। आप सबके भी अपने अपने बच्चे किसी ना किसी स्कूल, किसी ना किसी कॉलेज में गए होंगे। गए हैं ना सर? एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90% लोगों के स्कूल, अभी बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं उस शिक्षक से? कि वो शिक्षक सिर्फ हमको होमो सैपियंस पढ़ना बचाए हमारे बच्चे को, या वो हमारे बच्चे को मानव बनाए? कि हर बात की मुश्किल है हर काम का आसान होना, कि मुश्किल है हर काम का आसान होना, कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। हम चाहते हैं कि नहीं कि हमारा बच्चा आज से 30 साल बाद कम से कम, मैं नहीं कहता कि वो अमेरिका की अपनी नौकरी छोड़ दे, पर कम से कम वो एक बात को तो याद रखे कि जब मैं छोटा था, जब मैं बिस्तर गीला करता था तो मेरी मां ने रात भर गीले बिस्तर में सोकर मुझे सूखे में सुलाया। याद रखे ना? जब वो अमेरिका में हो तो कम से कम इस बात को याद रखे कि मेरे घर की जो छोटी सी दिवाली थी, जब कम पैसे होते थे, दिवाली कितनी खूबसूरत थी। चाहते हैं ना? तो फिर अगर हम दूसरे से चाहते हैं तो हम खुद क्यों इस दायित्व से भागें? ठीक कह रहा हूं ना सर? सही कह रहा हूं ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की सत्ता, आज की सरकार इस विचार को साझा कर रही है कि राजभाषा को राष्ट्रभाषा कैसे बनाएं। सारा डिस्कशन, मेरा ऐसा मत है, संवैधानिक अनुच्छेदों की चर्चा चल रहे हैं, करेंगे, अभी थोड़ा सा समय है जिसका सदुपयोग करते हुए अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और करिकुलम इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये कह के जानना चाहता हूं कि इस विचार को प्लीज मत भूलिएगा कि आप जैसा शिक्षक अपने बेटे के लिए चाहते हैं, आप अपने बेटे या बेटी को आज से 40 साल बाद, पैसा वैसा तो आता जाता रहता है साहब, हमने देखे हैं, हमने, चूंकि मैं कहा मैं पिछले 22 साल से सामाजिक जीवन में हूं, ऐसे डीएम, रिटायर्ड डीएम देखे हैं जो रोते हैं, रिटायर्ड एसएसपी देखे हैं जो रोते हैं, क्योंकि बेटा अमेरिका में है, बीवी मर गई है और बेटा कह रहा है अब पापा मर गए, अब क्या में जलाने हो।
13 दिन तो बहुत दूर की चीज है, 13 दिन तो बहुत दूर की चीज है, वो जलाने आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा में कहीं कोई चलिए सर प्लीज आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि सर कहते हैं कि जितना संविधान पढ़ावे बुलाया रहे, कहां तू भटका था। प्लीज सर ये तो राष्ट्रभाषा को मिला के इंग्लिश है। नहीं, राष्ट्रभाषा है नहीं है, हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया है। एक जरा सा प्लीज एक बार नीचे करेंगे, वहां पर एक डिसीजन मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक डिसीजन बता दूं। 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल इस पर, सर बस यही बस ये थोड़ा सा ऊपर, एक मिनट मैं जवाब देने में सामर्थ्यवान हूं सर, प्लीज मतलब इतना विश्वास रखें। मुझे लगता है 1.25 घंटे में इतना तो स्टैब्लिश कर लिए हो कि बताए ले थी, बोले आवत बात सर। तो 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई कहीं नहीं। व्यवहारिक रूप से जब आप शब्द, अगर आप संविधान और कानून के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो इंग्लिश प्रॉपर राजभाषा भी नहीं है। सिर्फ जो शब्द उपयोग किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मैंने जिसकी अगर आपको मैं बताऊं सेक्शन आर्टिकल जो है 343(1) 343(1) है 343(2) नहीं ठीक है याद आ गया सर। 343(2) में स्पष्ट कहा गया है कि सिर्फ काम चलाने के लिए आंग्ल भाषा का उपयोग किया जाएगा, उसको राजभाषा का भी प्रॉपर दर्जा नहीं दिया गया है। उसको राजकीय भाषा कहा जाए। सहराजकीय भाषा जो शब्द हिंदी में उपयोग होता है संविधान में, वह सहराजकीय भाषा। एक एक करके हम लोग सभी अलग अलग समय में छात्रों के साथ रहे। अभी थोड़ी देर बाद आप फिर से जाएंगे तो आप भी अपेक्षा करेंगे एक बार में एक स्टूडेंट बोले, तो मैं भी ऐसी अपेक्षा करूंगा। हाँ, कोई प्रश्न और था सर? अंग्रेजी कानूनी भाषा के रूप में पूरी तरह से मान्य है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस देश के कानून जो इस देश की दोनों ही, यानी उत्तर किसी भी 2 लेजिस्लेचर है हमारे पास, 2 स्तर की लेजिस्लेचर यानी विधायिका, 2 स्तर की हमारी विधायिका है। विधायिका यानी जहां पर कानून बने, तो 2 स्तर की जो हमारे लेजिस्लेचर है, उन दोनों में जो भी कानून बनता है वो इंग्लिश में ही बनता है, उसका सिर्फ ट्रांसलेशन हमको दिया जाता है। और जैसा मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर कभी उसका इंटरप्रिटेशन करना हो, कभी भी किसी भी, जैसे अभी बीएनए आया, आप लोगों ने देखा होगा बीएनए आया, मालूम है ना सब लोगों को? आप लोगों को मालूम है ना, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म हुआ है अभी इसी साल, पिछले साल नहीं, आईपीसी बीएनए में बदल गया है। यानी 1857 में अंग्रेजों ने जो हमको दबाने के लिए बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस वो दंड संहिता है। बीएनएस जो है ये, अब जैसे अगर बीएनएस के जितने भी प्रोविजंस हैं, वहां प्रोविजंस आएंगे, शब्द आर्टिकल नहीं आएगा, प्रोविजंस जितने भी हैं वो प्राइमरीली इंग्लिश में लिखे गए हैं, उनको इंटरप्रेट इंग्लिश में किया जाएगा। हमारा जैसे हाईकोर्ट इलाहाबाद है, ये इंटरप्रेटिंग कोर्ट है, तो उसको इंटरप्रेट करते वक्त वो इंग्लिश वर्ड्स ही चुनेगा, वो हिंदी शब्दों पे बात नहीं करता। सर लेकिन ये डिस्कस हुआ सर, ये लगा कि शायद राजकीय भाषा हिंदी है और राजकीय भाषा इंग्लिश। व्यवहारिक रूप से आप सही हैं सर, व्यवहारिक रूप से आप बिल्कुल सही हैं सर, व्यवहारिक रूप से आप पूरी तरह से सही हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, व्यवहारिक रूप से आप सही हैं। और व्यवहारिक रूप से इसका सबसे बड़ा कारण, मैं ऐसा मानता हूं, इसका सबसे बड़ा कारण वो राजगोपालाचारी जी का निर्णय, या सर एक मिनट, हम लोग अभी डिस्कशन आपका हमारा आपस में नहीं, अभी बहुत समय मिलेगा। श्री राजगोपालाचारी जी वाला डिसीजन नहीं था। मेरा ऐसा मत है कि इसको हमारी जो कांग्रेस सरकार थी, प्लीज, उसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी इन्वॉल्व, बड़े आदमी थे नेहरू जी, और हम नहीं है उसका देखिए, पर फैक्ट ये है कि नेहरू जी की दृष्टि में ना भारतीयता की कोई कीमत थी, ना भारत राष्ट्र की कोई कीमत थी, और ना भारतीय मूल्यों की कोई कीमत थी।
अन्यथा उनके पास लगभग, आप अगर 47 से देखें तो 62 तक का समय ऐसा था वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अरे भैया जहां किए उस पर नहीं बताएंगे, अभी नहीं डिस्कशन करेंगे, वो बहुत कुछ किए हम हमारे व्यक्तिगत रिसर्च का विषय है, हम पत्रकारिता के छात्र हैं, हम बहुत उस पर काम किए हैं। फिर कभी तो राजभाषा के स्तर पे व्यवहारिक रूप से जो, मतलब इसको मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस डिस्कशन को वहां ले जाऊंगा, परंतु मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि अगर आज राजभाषा के स्तर पर अटकी हुई है हिंदी, तो उसका प्रमुख कारण हमारे सत्ता प्रतिष्ठानों की अक्षमता है। किसी ने सोचा ही नहीं था, उस हिसाब से विचार ही नहीं किया था, और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों ने महात्मा गांधी जी को पुतला बनाकर रख दिया, उनका रबर स्टैंप उपयोग करके अपनी सत्ता पाते गए, लेकिन उनके किसी भी वैल्यू, किसी भी सिद्धांत को कभी नहीं आगे बढ़ाया। हाँ सर, आप और हम साथ रहेंगे, क्यों नहीं है सर, लोकतंत्र में आपकी हमारी शक्ति है। मैं इस मंच से बोलूंगा, आप जमीन पे उतारेंगे, बिल्कुल होगा। आई एम विथ यू, टोटली विथ यू, उसमें कहीं कोई हो रहा नहीं है। बस एक शर्त है सर, मैं इस आधार पे भारत में एक नई फॉल्ट लाइन नहीं बनना देना चाहता, क्योंकि हमको बांटने के बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। आर्य और द्रविड़, अभी चर्चा भटक जाएगी, बस एक वाक्य बोलकर छोड़ देता हूं। आर्य और द्रविड़ के नाम पर इस देश के स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स ने इतना बड़ा झूठ फैलाया, जिसका ना कोई डीएनए का आधार है, ना कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, लेकिन वो झूठ फैलाते गए ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहें। खैर, तो हम लोग अंतिम इसके पटल पर पहुंचते, प्लीज। ये चीजें जो आ रही है वो कहां से आ रही, क्यों हम हर उसमें ले रहे हैं इसको? मुझे लगता है कि जब 1986 में ईपी लेकर गया, फिर से ईपी जब 1986 जब आया, हाँ, बाद में भी कुछ हमने उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन किया। हाँ, मैं इस पर अभी चर्चा करूंगा। मुझे एक बार अफसोस की बात होती है कि एनसीएफ उस कागज के 2005 में बनता है। हाँ, नहीं सर, एनसीएफ पे बस मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं एनसीएफ पे चर्चा करना चाहता हूँ। जो आपको ले जाता है सर, बस बोल दो, उसके बाद हमारा जवाब प्लीज। तो एनसीएफ 5 में बनता है। ये अगर राष्ट्रीय नीति थोड़ा पहले आती, खैर अफसोस नहीं है उस चीज का, जो भी 2020 जो आई, हाँ, उसके साथ 2020 खेलना भी पड़ेगा, बिल्कुल, परिणाम नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम आईपीएस की बात करते हैं, आईकेएस की बात करते हैं, हाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम में हमारा जी, जो जी, हमारी ट्रेडिशनल चीजें जी, ज्ञान थे हमारे, हम उन्हें लेकर के अब वापस आना चाहते हैं। इसीलिए हम ये बात हर ट्रेनिंग के साथ लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं पहले तो हम सब लोग इस बात को अप्रिशिएट करें, और 2-3 विषय मैं आप लोगों के साथ बस ये बेसिक डिस्कशन करूं, इसके बाद मैं बिल्कुल चाहता था, इनफैक्ट आपने मुझे सर बस 10 मिनट और ले लूं। मैं मतलब थोड़ा सा चाह रहा था कि हम लोग एक बार एनईपी के संदर्भ में, भाषा तक तो मैं सीमित हूं, मेरी समस्या है कि मैं भाषा तक सीमित हूं, पर जैसा आपने कहा कि मैं करिकुलर, बस करिकुलर रिफॉर्म से एक बार थोड़ा बेसिक, एक बार बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। अरे सर अब हम आपके तो हम छात्र हैं सर, आप हमारे साथ आए। नहीं, ठीक, अच्छी बात है। नहीं सर, मैं आपके साथ हूं सर, मैं आपके साथ हूं। जब आप थोड़ा सा माइक से दूर हो जाते हैं, बहुत सारी बात 3-4 सीट के बाद नहीं आ रही। सर थोड़ा पहले, सर आपने अगर ये बात मुझे आधा घंटा पहले बता दी होती तो मैं कसम से ही माइक लेके आगे चला गया होता। आप तक पहुंचने के लिए, आपको जगाने के लिए माइक क्या चीज है सर, हमें ऐसे 250 उठा के ले गए होते, आप कैसे हल्के में लिए सर। आप जैसे योग्य छात्र, मतलब छात्र तो नहीं कहूंगा, योग्य श्रोता मिले तो
साहब नहीं ताकि है तभी तो हमारी यानी नहीं, नो कमेंट्स, नो। बड़े हैं वो, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, नहीं कहूंगा। चलिए, अरे भाई मैं तो कहता हूं कि 1947 के बाद 2025 में जान ही गए तो क्या बुरा, क्या जल्दी है। अरे हम राष्ट्र के तौर पे 7000 साल की तो मतलब सामने की हमारा इतिहास है कि नहीं? तो 50-70 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं शॉर्ट में इसको एक बार खत्म कर लूं, फिर मैंने सर ने जो विषय उठाए उसको भी मैं आप लोगों के साथ रखना चाह रहा था। लालच ये है ना, फिर मैं वही कह रहा हूं, लालच ये कितने योग्य श्रोता मिलते नहीं, बस ये कि बीच बीच में सो जाते हैं, बस इतना सा दुख है, बाकी ठीक है। हाँ, अरे मैं डायस थोड़ा और हल्का होता ना, कसम से मैं बीच में ले जाता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं फिर इसको क्या कहें, उसको थोड़े अहंकार, थोड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जब ये बन रही थी तो हम लोग भी इसी प्रेमाइस में हम लोगों ने भी एनजीओ के तौर पे कई सारे पॉइंट्स उठाए थे। उसमें से एक विषय जो कि और नया नहीं है, फिर मैं एक बात बता दूं कि हमारे तमिलनाडु के साथी और बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि ये त्रिभाषा सूत्र बिल्कुल मोदी जी ने हमारी खोपड़ी पे ला दिया। नहीं भाई साहब, कोठारी जी का दिया हुआ है, और कोठारी जी ने 1968 में ये सिफारिशें की थी। 1968 में दौलत सिंह भौतिक, और मजेदार बात आप ये सोचिए, सर अब आ रही आवाज, और सोचिए 1968 में एक भौतिक विज्ञानी थे, फिजिसिस्ट थे, यानी वो फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने ये राय दी थी, ये बात कही थी कि जो भाषा है वो कम से कम 3 भाषाएं होनी चाहिए। 1968 की बात कर रहा हूं, तब मोदी जी बेचारू कहीं राजनीति करना नहीं जानते थे। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हीं के ऊपर दायित्व है, सब पुरानी चीजें जो कोई नहीं करता उन्हीं से करवाई जाती है। कोई बात नहीं, हम ज्ञानवापी में पूजा भी वही कर लेंगे। खैर, तो 3 भाषाओं की बात आती है कि दौलत सिंह कोठारी जी ने रखा कि मातृभाषा पहली या क्षेत्रीय भाषा, दूसरा संघ की आधिकारिक भाषा, पहली 2 भाषाओं के अलावा कोई आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा। लेकिन इसमें कैच ये था कि ऐसे राज्य हैं, ऐसे छात्र हैं जिनकी मतलब मातृभाषा ऐसी भाषा नहीं है जो बड़े स्तर पर बोली जाती है, वहां पर दूसरी या तीसरी भाषा में हिंदी जरूर हो, बाहरी भाषा नहीं हो। या अगर आपको हिंदी नहीं सीखनी तो कम से कम, अभी भी 2020 में भी ये बात हो रही है कि ठीक है आपको हिंदी नहीं सीखनी तो कम से कम आप कोई भी भारतीय भाषा सीखें। किसी भी, जो एक दुराग्रह है बहुत सारे लोगों का, जो मैं कह रहा था ना, क्या करूं सर मैं? सर मुझे लगा था कि मैं बड़े टीचर्स को पढ़ाने आया हूं, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कान पकड़ के सर नहीं चुप करा पाऊंगा, इतना नहीं, उसे पतला दुबला आदमी हो, काहे पिटवाना चाहते हैं भाई? अभी देखिए, मेरा अनुरोध मेरे पीछे वाले साथियों के साथ होगा। मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूं आपके लिए बहुत साधारण सी बात है, और बहुत सारे लोगों ने बात नहीं सुनी होगी। थोड़ा कम पढ़ा लिखा होने की बहुत बड़ी समस्या होती है कि लोग गंभीरता से नहीं लेते, क्या बताएं। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं सर, आज आपकी कक्षा में आए हैं, आपसे सीख रहे हैं, आगे फिर आएंगे, अगली बार ज्यादा पढ़ लिख के आएंगे। चलिए हम लोग वापस एक बार त्रिभाषा नीति पे आते हैं कि त्रिभाषा नीति में इस बात पर जोर है कि आप अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं को सीखें। व्यक्तिगत रूप से मेरा मत ये है, मैं इसी बात पर इसको खत्म कर दूंगा क्योंकि काफी ज्यादा समय ले लिया मैंने, और मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा और आप लोगों से प्रश्न भी ले लूं। सर 5 मिनट प्रश्न हो जाए, बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो अगर मैं ये कहूं कि इंग्लिश छोड़ देनी चाहिए तो मैं बेईमानी कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद की पढ़ाई इंग्लिश में की, मैंने लॉ इंग्लिश में किया, मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया, अभी मैं सोशियोलॉजी में एमए करके आ रहा हूं वो इंग्लिश में किया, और अभी और जो डिग्रीज ले रहा हूं वो इंग्लिश में ले रहा हूं। तो मैं अगर कहूंगा कि इंग्लिश छोड़ देनी चाहिए तो मैं बेईमानी करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करना चाहता। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हमको अपनी भाषाओं को सीखना चाहिए, और उसमें प्राथमिक जिम्मेदारी, फिर माफी मांगते हुए आप लोगों के ऊपर बहुत बोझा ढालता हूं, शिक्षकों की। क्यों? इसका एग्जांपल बताऊं आप कि मैंने 12th तक हिंदी पढ़ी, बहुत ईमानदारी से जो हुआ वो साझा कर रहा हूं।
12th तक जो भी पढ़ाई की हिंदी में की, 10th तक तो ठीक था। 11th 12th में मैं बायोलॉजी में था। अब बायोलॉजी में कुछ भी नहीं समझ में आता था हिंदी में। फिर ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की। साइकोलॉजी में वो शब्द जो ऐसे आसानी से समझ आ, बाइपोलर डिसऑर्डर, खट से समझ में आ गया बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। हिंदी में राम जाने उसका क्या टर्म था। मजबूरी में मैं इंग्लिश मीडियम हो गया, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे वो भाषा, वो शब्द, वो पढ़ाई हिंदी में ठीक से। तो अंत में बस मैं यही कह के आप लोगों के साथ अपना संवाद एक तरफा बंद करता हूं कि हिंदी आवश्यक है। अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो सर यही हो जाए, चाहे चर्चा हो जाएगी, तब तक चाय पी चर्चा हो जाएगी। नहीं ज्यादा बड़ा अच्छा, तो प्रश्न हो जाए, बस 5 मिनट ले लूं सर। अगर सर कहाँ मिलेंगे इतने अच्छे श्रोता सर, बस 5 मिनट सर। हाँ बिल्कुल सर, प्लीज। हिंदी हमारी राजभाषा है, अंग्रेजी हमारी एसेंशियल लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज सर? एसेंशियल लैंग्वेज है। अच्छा देखिए, क्षमा कीजिए, मैं कानून का छात्र हूं। मैं आप जो भी शब्द उपयोग कर रहे हैं उसको कानून के संदर्भ में समझूं या साधारण शब्दों में समझूं? पहले ठीक है। आज की क्लास के सीमाओं में रहेंगे सर हम, अन्यथा तो बहुत सारी बातें हो सकती है, जिसका मुझे डर भी है। चाइनीज। नहीं, गंभीरता से कह रहा हूं। आज की तारीख में मैं आपको 2 उदाहरण दे सकता हूं, मतलब वास्तविक उदाहरण दे रहा हूं, सुने सुनाए नहीं। मेरी एक क्लाइंट है, पैदा वो केरल में हुई है, मतलब उनके फैमिली केरल की है, पर पैदा वो यूएई में हुई है, मतलब तो 30-35 साल की हो गई। उन्होंने चाइनीज सीखी ऑप्शनल, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फ्रांस या यूरोप के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी, तो उन्होंने ऑप्शनल में चाइनीज सीखी। आपको बताऊं सर, चाइनीज में आज की तारीख में सिर्फ ट्रांसलेशन का पर पेज का वो $10 या $11 लेती है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे एक मार्गदर्शक गुरु हैं, वो हमारे जो आगम ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ शब्द समझते हैं आप लोग? नहीं समझते, अधिकतर लोग नहीं समझते। आगम ग्रंथ ये जिनको, एक तो वेद होते हैं, वेद के बाद हमारी जितनी संस्कृति में जैसे तंत्र का ज्ञान है, ब्राह्मणों का ज्ञान है, और जो आरण्यक का ज्ञान है, जिन ग्रंथों में मूल रूप से उनका ओरिजिन बताया जाता है, चाहे वो कौलार्णव हो, चाहे वो प्रपंच हो, और भी बहुत सारे नाम है, मैं उसको नहीं फंसाऊंगा आपको, उसके वो टीचर बन के चाइना गए थे भारतीय आगम तंत्र पढ़ाने के लिए, भारतीय तंत्र आगम शास्त्र पढ़ाने के लिए वो चाइना गए थे सर जी। डॉलर्स के हिसाब से प्रति घंटे की उनकी सैलरी थी सर। तो अगर मुझसे पूछेंगे तीसरी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, और तीसरी तो चाइनीज कहूंगा। इंग्लिश जानने वाले बहुत हो गए हैं। आप सिलेबस कौन सा सर? आप जो पढ़ाएंगे, जो पढ़ेंगे? भाषा नीति के त्रिभाषा, अगर आप ध्यान से इस त्रिभाषा सूत्र को पढ़ेंगे तो उसमें यूरोपियन लैंग्वेज की बात आती है, लेकिन वो तब, फ्रेंच है तब वो, लेकिन वो तब जब आप हिंदी को जोड़ लें, तब प्राथमिकता हिंदी को है सब, प्राथमिकता हिंदी को है। और कोई प्रश्न सर? जी प्लीज। जो भाषा विवाद है हिंदी के साथ, कहीं इसके चक्कर में हमारा संगीत ढांचा डिस्टर्ब होता है। सही बात है, मैं सहमत हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। संघवाद बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है सर, क्षमा कीजिए, क्योंकि संविधान के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट है जिस पर बहुत लंबा डिस्कशन होता है। सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत सारे महत्वपूर्ण डिसीजन दे चुका है कि भारत का संघ पूर्ण संघ है या सेंट्रलाइज्ड संघ है। इस पर बहुत लंबा डिबेट बहुत सारे डिसीजंस में हुआ है, क्योंकि अगर आप भारत के संविधान को ठीक से पढ़ेंगे तो यहां संघीय ढांचे में केंद्रीयता की प्राथमिकता है। इसका कारण क्या है? मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण आपको दे दूं। आप लोगों को मालूम होगा, सूचियां हैं हमारे यहां,
राज्य सूची, केंद्र सूची, लेकिन एक ऑपरेटिंग वर्ड उसी आर्टिकल में अंत में डाला गया, जो कुछ भी राज्य सूची में नहीं है उस पर केंद्र निर्णय ले सकता है। तो और मैं व्यक्तिगत रूप से इस विचार के समर्थन में हूं। कारण यह है कि अत्यधिक संघीय हो जाएंगे तो इस देश के टूटने का डर है। माफ कीजिएगा, मेरे जैसे जो हम अपने आप को राष्ट्रवादी मानना चाहते हैं, हमारे लिए 1947 एक पीड़ा का विषय है। हमने अपनी मां को बंटते हुए देखा है। हमारे लिए एक प्राथमिकता है कि कुछ भी हो जाए, अब हम विभाजन नहीं होने देंगे। तो इसलिए मैं फॉल्ट लाइंस को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो आर्य द्रविड़ हो, चाहे वो पिछड़ा अगड़ा हो, चाहे वो हिंदी तमिल हो। पर हमारे जो राजनेता हैं वो इसी तरह की विचारधारा को, जिसको इंग्लिश में एक शब्द है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई प्रश्न? संविधान से कोई जरूरी नहीं है कि राजभाषा नीति तक आप अपने आप को सीमित रखें। संविधान से जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न या मुझे अनुमति है? प्लीज। आपने शुरुआत में बोला कि बड़े बड़े विद्वान लोगों ने संविधान में और बहुत गहरी विचार विमर्श के बाद ये संविधान बना। जी। और जहाँ तक मैं भी थोड़ा सा क्योंकि परिश्रम का छात्र रहा हूँ, मैंने भी जो पढ़ाई करी है बहुत ही विरोधाभासी चीजें यहाँ बहुतायत मात्रा में पढ़ी। सर बस एक अनुरोध करूंगा, बस एक मिनट। हाँ। और फिर आपने बोला कि अंग्रेजों ने ही भारत के दो टुकड़े किए, हमारी माँ के दो पार्ट किए, और उन्हीं की भाषा अंग्रेजी को हटाने के लिए अभी हमें आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आप लेकर मैं कह रहा हूँ हिंदी का ऑप्शन कोई दक्षिण की भाषा होती है, हो जाता है ये राष्ट्रभाषा होनी चाहिए हिंदी की तरह, तब तो बात एक समझ में आती थी। अभी भी कानून की भाषा अंग्रेजी बनी रही, काम चलाओ भाषा हमारी अंग्रेजी बनी रही। अभी आपने बड़ा अच्छा बताया कि मैंने अभी डिग्रियां भी सारी ली और हमारे तो ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमें स्वीकार करने में बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या है? तीन चीजें मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। पहली चीज, क्षमा मांगता हूं, आयु में छोटा हूं तो जो बोलने वाला हूं हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन एक स्पष्ट कर दूं। पहली चीज, प्रतियोगी छात्र के तौर पे जो आपने संविधान पढ़ा है वो संविधान का सिर्फ 5% पढ़ा है। आपने डीएन बसु वगैरह को पढ़ा होगा, है ना सर? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जीएन पांडे की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। जीएन पांडे की पढ़ेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं आपको चिंता मत कीजिए, मैं आधे में नहीं छोड़ूंगा। मेरा ऐसा मत है कि प्रत्येक प्रश्न के अंदर अगली पढ़ाई का एक सूत्र जरूर होना चाहिए। तो पहली चीज कि आप एक बार जीएन पांडे की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से, अगर आप पीडीएफ पढ़ते हो तो मिल जाएगी। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक जो अनुच्छेद है उसके 50, 60, 65 तक अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज संविधान को, पहली चीज अगर आप समझना चाहते हैं तो आपकी आवश्यक मजबूरी है कि आपको संविधान को एज अ लॉ पढ़ना पड़ेगा। जैसे जब हम लोगों ने लॉ किया था तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तौर पे पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में वही अंतर है जो, कैसे बताऊं, जो आप ये समझिए कि भागवत के किसी एक श्लोक को सुन लेने और श्रीधरी टीका जो लगभग 5,500 पृष्ठ की है उसको पढ़ लेने में अंतर है। इतना ही अंतर है सर, इतना ही अंतर है सर। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, मतलब अहंकार नहीं, मैं इस बात को प्लीज, एक बात अच्छा याद आ गई, जो कुछ भी कहा है ये सिर्फ उस परमात्मा की कृपा से कहा है। मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मैंने ये कहा। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे मैंने 6 किताबें पढ़ी थी, हमारे गुरुदेव ने पढ़वाई थी। 6 किताबें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। उसमें आर्टिकल 21 पे एक किताब उन्होंने अलग से पढ़ा दी, आशुतोष इसको पढ़ो कि आर्टिकल 21 के जितने इंटरप्रिटेशन हैं वो क्यों हैं। आपको बताऊं सर, आर्टिकल 21 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो आपने बताया उसके संदर्भ में आर्टिकल 21 से कम 40 नए 40 या 50 नए मूल अधिकारों का सृजन कर दिया है इंडियन उच्चतम न्यायालय ने। तो पहली चीज तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला सवाल। दूसरा, अंग्रेजी को स्वीकार करने के 2 सबसे बड़े कारण थे, व्यवहारिक बता रहा हूं। पहला कि इस दुनिया का 90% ज्ञान आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। मैं ज्योतिष का, मैं वास्तुकला का,
छात्र हूं, वास्तुशास्त्र का छात्र हूं, और मैं आपको बताऊं कि सबसे गहरी किताबें जो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में मुझे एक्चुअल इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ने को मिली वो इंग्लिश में थी। या तो संस्कृत में है, या तो शुद्ध संस्कृत की टीका जो कालिदास जी की है वो पढ़ी जाए, शुद्ध पाराशर होरा शास्त्र पढ़ा जाए, या फिर मुझे इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ही पढ़ना पड़ा, अडवाल का और कई सारे बड़े, या अभी के एम राव सर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मतलब अब तो चले गए, पर उनके जो शिष्य लिख रहे हैं वो रिसर्चेज आप पढ़े। हुआ क्या कि हम लोग आज बहुत हल्के में ले लेते हैं, पर हम लोग विश्व के इतिहास को नहीं समझते। आप ये समझिए कि जिसे हम नोन वर्ल्ड कहते हैं, 3/4 नोन वर्ल्ड पर इंग्लिश बोलने वाले लोगों का कब्जा रहा है, ठीक। उन्होंने सारी दुनिया का ज्ञान अपने यहां अप्रोप्रिएट किया। इसका छोटा सा सर ने जैसे एक शब्द उठाया IKS, मैं PhD के लिए जा रहा हूं ज्योतिष में, तो हम लोग IKS एक विषय है जिसको रखेंगे। तो IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को जो आप पढ़ना शुरू करेंगे सर, तो सारे सूत्र जिनको हमको ज्योमेट्री में पढ़ाया गया फलाने, तो बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। पाइथागोरस, ये गोरस वो गोरस, उनमें एक सूत्र भी उनका नहीं है सर। यहां तक कि पाई की वो उस लेवल पे शायद 27.27 या 28 है ना, 27 डिजिट तक, 2500 साल पहले या शायद 3500 इनफैक्ट, वो जो आर्यभट्टम वाली है ना। अब सर आप बताइए कि आपको और मुझको मालूम था क्या? मैं जब PhD के लिए जब सोचना शुरू किया तो हमारे गुरुदेव ने जब हमको पढ़ाया था, उनका ये भी एस्ट्रोलॉजी का ये पता ही नहीं है हमको, उनको पता है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माफ कीजिएगा, मैं किसी पे व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं, दुष्यंत कुमार के शहर से हूं, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, नहीं। लेकिन आप एक बार सोच के देखिएगा, विथ ऑल रिस्पेक्ट, मेरे संयोगवश कई विदेशी छात्र रहे हैं जिनको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र पे मैं मार्गदर्शन दे पाता हूं। मैंने एक चीज देखी है, हम भारतीय इन जनरल, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी इन्वॉल्व, मैं भी नॉर्थ इंडियन हूं, हम लोग अक्सर गंभीरता से नहीं पढ़ते, हम काम चलाओ पढ़ते हैं। 90% विषय अंग्रेजों ने अपनी चीज को ठीक से पढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपने मानसिक नौकर तैयार किए। उन्होंने अपने मानसिक, लॉर्ड मैकॉले ने तो भैया उसकी बीज डाला, मानसिक नौकर तो आपके मेरे बीच है ना। मैं संस्कृत के, माफ कीजिएगा अन्यथा मत लीजिएगा, मैं संस्कृत के 50 श्लोक अभी बोल दूं, आप मेरा कम सम्मान करेंगे। मैं 5 मिनट धारा प्रवाह आंग्ल भाषा में बोलूंगा, आप मेरा ज्यादा सम्मान करेंगे। गलत कह रहा हूं? ये है जवाब सर, अनुमति है आज के लिए? हमारा फोन ले लेंगे सर?